दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं और बाकी बचे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सौर पवनों के कारण आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों के नष्ट हो जाने के उपरांत पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में प्रमुख रूप से विद्यमान थी? तो पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें विद्यमान थी? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में प्रमुख विद्यमान गैसों में ऑक्सीजन नहीं थी। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ऑक्सीजन टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। और हीलियम नहीं था। क्या क्या था? जलवाष्प था। कौन कौन सी गैसें? तो जलवाष्प थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया था, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन में ऑक्सीजन दे तो उसको एलिमिनेट कर देना, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। बाद में ऑक्सीजन आया, बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड था, जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, अमोनिया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, भूकंप के भूगर्भिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, जो पृथ्वी की ठोस और द्रव दोनों परतों से गमन करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, जिनमें जो कण होता है, कण तरंग संचरण की दिशा में ही गति करते हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप लोग भी आंसर करो साथ में। तो दोस्तों, जो पी तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। ये पी तरंगे जो है ठोस में भी गमन कर सकती हैं और द्रव में भी गमन कर सकती हैं, ठीक है। ठोस और द्रव दोनों परतों में गमन कर सकती हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो देखो, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है कि जो एस तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। इसमें जो कण होता है, यानी कि कणों की जो गति होती है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है? लंबवत होती है, ना कि उसी के दिशा के समानांतर। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। गलत कैसे हुआ? इसमें कह रहा है कि जो कण की गति है वो तरंग संचरण की दिशा में ही होती है। नहीं, जो कण की गति होती है एस तरंग में, कण की जो गति होती है एस तरंग में, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि पी तरंगे, मैं मान लो आपके सामने स्टेटमेंट दे रही हूँ कि पी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती हैं और एस तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और एस तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती हैं। बताओ दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है या एक कथन सही है या दूसरा कथन सही है या कोई भी नहीं सही है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ध्यान रखना, पी तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और जो एस तरंगे होती हैं ये प्रकाश के तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। और अगर आप लोग जनरल साइंस पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आता है आपका प्रकाश तरंग, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कण कह रहा है कि कण की जो गति है वो तरंग के संचरण की दिशा में होती है। तो यहाँ पे ये दूसरा गलत हो गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मान लो कोई सामने जैसे ये क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन से एग्जाम में और किस तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं मैं उन सभी स्टेटमेंट को बताऊंगी। लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी टॉपिक बता दूं, सारे स्टेटमेंट बता दूं कि कैसे कैसे पूछ सकता है। तो हम धीरे धीरे हर टेस्ट पेपर में कुछ नया सीखेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। चलो अगला देखो। भूपटल में अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की एक बड़ी गुंबदनुमा आकृति, जो प्रायः अनाच्छादन प्रक्रियाओं के बाद धरातल पर दिखती है, को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि धरातल के अंदर जो हमारा स्टेनोस्फेयर है, ठीक है, स्टेनोस्फेयर में बहुत सारे मैग्मा हैं। ये क्या करते हैं, मैग्मा इसको कहीं जगह मिलता है तो ये
विस्फोट करती हैं, क्योंकि धरातल भाई बहुत मोटी परत है हमारी पृथ्वी के अंदर। आप देखेंगे तो ये जो हमारा भूगर्भ है बहुत, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैग्मा है ये कहीं दरारों में से निकला और पृथ्वी के अंदर यानी कि धरातल के अंदर ही ये जो मैग्मा है अलग अलग रूप धारण कर लेता है। कहीं उल्टे कटोरे जैसी रूप धारण कर लेता है, कहीं गुंबद नुमा आकृति धारण कर लेता है, तो कहीं पे पतली सीट जैसी परत बन जाती है, कहीं पे इस तरह की आकृति बन जाती है। तो ये जो धरातल के अंदर ही मैग्मा अलग अलग रूप धारण कर ले, अलग अलग जगहों पे फैल करके जम जाती हैं और अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। इसको हमारे जो भूगर्भवेत्ता थे इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया। तो इसी में एक नाम दिया था जो बहुत बहुत बड़ी गुंबदनुमा आकृति थी धरातल के अंदर, जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बना। इसी को हमारे भूगर्भवेत्ता ने कहा बैथोलिथ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, यानी कि जो मैग्मा था वो धरातल के अंदर एक गुंबदनुमा आकृति बना लिया। इसी गुंबदनुमा आकृति को ही बैथोलिथ कहा गया। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला देखो। और हाँ, जब ज्योग्राफी पढ़ना आप लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें ज्वालामुखी वाले पोर्शन में ये टॉपिक दिया हुआ है अच्छे से कि धरातल के अंदर जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो अलग अलग अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें वो अलग अलग कौन कौन सा रूप आकृति बनाती हैं। उस आकृतियों का नाम याद रख लेना, उसकी क्या विशेषताएं हैं उस आकृति की, वो ध्यान रख लेना, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चलो अगला देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या है बताओ? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को किसने दिया था? पीसीएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस ने। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो फिर मैं बताती हूँ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों की आयु में आश्चर्यजनक समानताएं देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है महासागरीय परपटी की चट्टानों का, जो महासागरीय परपटी की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का महाद्वीपीय चट्टानों से काफी प्राचीन होना। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय नीतल पर तलछट की काफी पतली परत होती है। अब बताओ कि कितने कथन आपके सही हैं। देखो, जो अपसरण प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं, तो इससे क्या होता है कि धरातल की जो मैग्मा है, भूगर्भ की जो अंदर हमारे स्टेनोस्फीयर की जो मैग्मा है वो बाहर आती है और बाहर आकर के जमने लगती हैं। ठीक है, धरातल के ऊपर आती हैं और ये जमने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक नए परत का निर्माण होता है पृथ्वी पर, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मैग्मा आया बाहर, लावा, तो ये जो लावा है पूरे धरातल पर फैल जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का जो प्लेट्स है इसमें और ज़्यादा विस्तार होता है, हमारे धरातल में और ज़्यादा विस्तार होता है, नए परत बनते हैं जब प्लेटों का अपसरण होता है। तो यही होता है सागर नीतल प्रसरण, यानी कि सागर के नीतल में और ज़्यादा फैलाव होता है। ठीक है, और ज़्यादा सागर हमारा जो है सागर का जो तल है उसमें और ज़्यादा फैलाव होता है। तो सागर नीतल प्रसरण यही होता है जिसको हैरी हेस ने इसको प्रतिपादित किया था। अब देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर देखेंगे आप लोग तो चट्टानों की आयु में आश्चर्यजनक समानताएं देखने को मिलेगा। तो ये पहले स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा देखो कह रहा है कि महासागरीय परपटी की चट्टानों का महाद्वीपीय चट्टानों से काफ़ी प्राचीन होना। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो महाद्वीपीय चट्टानें होती हैं, महाद्वीपीय जो हमारा जो क्रस्ट है या परपटी है, या फिर हम ओवरऑल कहें कि हमारा जो महाद्वीपीय चट्टानें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं। ठीक है, हमारे महाद्वीप जो है इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है क्रस्ट की और मिंटल की, अपेक्षाकृत महासागरीय परपटी की। महासागरीय क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो मोटाई है काफ़ी कम है, या इसके अपेक्षा यानी महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा इसकी मोटाई कम देखने को मिलेगा। इसकी परत जो है पतली है। ठीक है, और महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो ज़्यादा है। तो अब देखो, जहाँ पे मोटाई ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्मा जो है, हमारे जो ज्वालामुखी विस्फोट है, या फिर कहें कि स्टेनोस्फीयर की जो मैग्मा है इस चट्टान को तोड़ नहीं पाएगा आसानी से। लेकिन क्योंकि महासागरीय परपटी जो है ये पतली है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टेनोस्फीयर का मैग्मा है ये आसानी से इसको तोड़ते हुए ऊपर आ जाएगा।
समझ में आया? अब भाई आसानी से इसको ऊपर तोड़ देगा, तो ये जो महासागरीय पर्पटी है, हमारे जो महासागर के जो तल है वो पतली है, तो पतली होने की वजह से हमारी जो मैग्मा है वो इसको आसानी से तोड़ करके ऊपर आ जाएगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी तो ये क्या होंगी, इसको तोड़ते हुए ऊपर आएगा और ये जो पूरा लावा है पूरे क्षेत्र में भर जाएगा, पूरे जगह को, खाली जगह को भर देगा और एक नया तल बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सागर नीतल प्रसरण। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि महासागरीय पर्वतों की चट्टानों का महाद्वीपीय चट्टानों से काफी प्राचीन है। कैसे प्राचीन हो सकता है? महासागरीय पर्वती पतली थी, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या फिर कहें तो लावा ऊपर की तरफ आया और एक नई परत का निर्माण किया। तो ये प्राचीन कैसे हो सकता है? ये तो नवीन होगा, ये नवीन होगा और प्राचीन तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जो महासागरीय पर्वती की चट्टानें होती हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा काफ़ी नवीन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा, क्योंकि इसकी मोटाई कम है, इसकी परत जो है पतली है, इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, यहाँ पे स्थोनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर आता रहता है और नई परत का निर्माण करता रहता है। तो ये महासागरीय पर्वती नवीन होती है महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो दूसरा वाला गलत हो गया। और देखो तीसरा कह रहा है कि महासागरीय नीतल पर तलछट की काफी पतली परत होती है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो, प्लेट सीमा प्रकार दिया है, उदाहरण दिया है। देखो एक होता है अपसारी सीमा, दूसरा होता है रूपांतर सीमा, तीसरा होता है अभिसरण सीमा। अब उसके उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो अपसारी सीमा में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ठीक है, ये अपसारी सीमा कहलाता है। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है ये अपसारी सीमा का उदाहरण है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मध्य अटलांटिक कटक में, तो यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं, इस वजह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं और बहुत सारी कटक बनते हैं। तो यहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक का उदाहरण हो गया अपसारी सीमा। अब रूपांतर सीमा में कह रहा है ये पेरुचिली गर्त। तो ध्यान रखना कि रूपांतर सीमा में क्या होगा कि ये जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से समानांतर मूव करती हैं। तो रूपांतर सीमा का उदाहरण नहीं है पेरुचिली गर्त, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो पेरुचिली गर्त है ये प्रविष्ठन के कारण निर्मित एक गहरी गर्त होती हैं, तो ये दूसरा गलत हो गया। अभिसरण सीमा में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने मूव करती हैं। तो इसका उदाहरण इसमें दिया है सैन एंड्रियास भ्रंश, तो ये भी गलत हो जाएगा। सैन एंड्रियास भ्रंश जो है ये रूपांतर सीमा का उदाहरण है। तो तीसरा भी गलत हो गया। पूछा है कितने सही है, तो केवल एक सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय प्लेट के संचलन के अनुसार निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब इस पूरे घटनाक्रम को जो चारों दिया हुआ है इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ था, भारतीय प्लेट का गोंडवाना भूभाग से अलग हुआ था, यानी कि भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना भूभाग से इसका पृथक्करण हुआ था। तो सबसे पहले घटना ये होगी। ठीक है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था भारतीय प्लेट। अब देखो दूसरा घटना क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगाओ अपना। दूसरा घटना क्या, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर भारतीय प्लेट का क्या हुआ, संचलन हुआ। विषुवत रेखा की ओर जो है भारतीय प्लेट क्या करने लगी, मूव करने लगी उत्तर की तरफ, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे दूसरा घटना ये होगा। और तीसरी घटना क्या होगी, तीसरी घटना होगी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। जब हमारा जो ये भारतीय प्लेट है पहले तो ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, उसके बाद ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर मूव करने लगा भारतीय प्लेट। अब जब विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ मूव करने लगा तो ये जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक है, ये जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो तीसरी घटना क्या होगी, ये वाली होगी। फिर चौथा सबसे लास्ट में, एक तो सबसे आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना होगी, हिमालय का निर्माण होगा। तो यहाँ पे चौथा ये हो जाएगा। तो इसका क्रम क्या बना, इसका क्रम बना 2 4 1 3, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप पढ़े हो तभी हुआ है, वैसे तो आपके सामने ये पढ़ा हुआ होगा लेकिन सब अलग अलग जगह पे पढ़े होंगे, बस इसको सभी को बस आपको अरेंज करना था। ठीक है, चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले करें कि अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है।
जिसमें चट्टानों के संचलन के बिना ही उनका विघटन एवं अपघटन होता है। दूसरा कह रहा है कि किसी क्षेत्र में अपरदन की तीव्रता काफी हद तक पूर्व में हुए अपक्षय की मात्रा पर निर्भर करती है। बताना है कि कौन सा सही है। अब देखो, अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। ये जो टूटेगा फूटे कैसे? या तो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से टूटेगा या भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से टूटेगा। जैसे मान लो चट्टान, जैसे कि पवन की वजह से, जैसे कि तापमान में ज़्यादा या कमी की वजह से या दाब की वजह से, ये सभी ये कारक है जो चट्टान को अपने ही स्थान पर तोड़ेगा फोड़ेगा। जैसे कि मान लो चट्टान है कोई, ठीक है, ये अब धूप हुई बहुत ज़्यादा तो इसकी वजह से ये चट्टान गर्म हो गए, उसके बाद तुरंत जो है वर्षा होने लगी तो ठंडा गर्म होने की वजह से इन चट्टानों में दरारें आ जाएंगी और ये टूटने फूटने लगेगा। तो अब चट्टानों का ओवरऑल यही कहेंगे कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होना, अपघटन होना ही अपक्षय कहलाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और देखना, ध्यान देना कि अपरदन में क्या होता है कि जो ये जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, यानी अन्य स्थान पर स्थानांतरण होना ही अपरदन कहलाता है। अपरदन डिपेंड करता है उसके अपक्षय की मात्रा पर। अपक्षय ज़्यादा होगा तो अपरदन भी ज़्यादा होगा, अपक्षय कम होगा तो अपरदन भी कम होगा। अपरदन में मेनली क्या होता है कि जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि अपरदन की जो तीव्रता है वो काफ़ी हद तक पूर्व में हुए अपक्षयित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, बताओ। तो देखो ऑप्शन देख लो, फिर आप लोग इसका आंसर करो। मैं सोच रही हूँ इसको आप लोग को दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अगला देखो, ऑप्शन भी देख लो आप लोग कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों में से किस में भू आकृतिक विज्ञान में वृहद संचलन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? बताइए वृहद संचलन की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों ये जो वृहद संचलन है ये पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपक्षयित पदार्थों का ढलान के नीचे की ओर प्रवाह। जैसे मान लो कि कोई चट्टान है, अपक्षयित मान लो कोई बहुत बड़ा चट्टान है या फिर उस अपक्षयित पदार्थ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मलबा है, उसके पूरे मास का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की तरफ खिसकता है, जो ढलान से नीचे की तरफ प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? वृहद संचलन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, और हाँ ये सारे टॉपिक्स जैसे वृहद संचलन हो गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में बहुत क्लियरली मेंशन है। आप या तो महेश बनवाल की बुक पढ़ लेना या तो परीक्षा वाणी की बुक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बुक है परीक्षा वाणी की। इसमें भी हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है। मुझे सबसे अच्छी बात परीक्षा वाणी की ये लगती है कि इस बुक में हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली मेंशन किया है और साथ में बीच बीच में ऐसे बॉक्सेस दिए हैं, तो इसमें मेन पॉइंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी दिया हुआ है, जिससे कि आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए हैं, किसी में 150 किसी में 2 में। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी में, ठीक है, मान लो जलवायु पढ़ा, तो जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, सारे एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद 100, 150, 200, 250 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस में पूछा गया है तो भी दिया है, उसमें यूपीएससी में पूछा गया है। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो सभी क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आपको जो भी सही लगे, आपके पास अगर परीक्षा वाड़ी है तो उसी बुक को पढ़ना, ये नहीं कि अब उसको छोड़ के परीक्षा वाड़ी लेने चले जाए। तो जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। चलो अगला देखो, घाटियों और उनके निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गॉर्ज का आशय एक गहरी घाटी से है जिनके किनारे खड़ी ढलान वाले होने के कारण शीर्ष एवं आधार पर लगभग बराबर चौड़ाई वाली होती है। दूसरा कह रहा है कैनियन गॉर्ज से संकरी होती है और आमतौर पर इनका निर्माण जो है कठोर विशालकाय चट्टानों से होता है। ओके, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, गॉर्ज का आशय क्या है? गॉर्ज एक गहरी घाटी होती है, इनकी जो किनारे होती है वो खड़ी ढलान वाले
होती हैं, ठीक है, और इसका जो शीर्ष और आधार है लगभग बराबर होता है, ऐसे कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन कैनियन जो है ये कह रहा है कि कैनियन गॉर्ज से सक्रिय होती है, तो ध्यान रखना कैनियन जो होती है वो गॉर्ज से सक्रिय नहीं बल्कि चौड़ी होती हैं, ठीक है। गॉर्ज का बड़ा रूप ही कैनियन कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो। ये कुछ कास्ट स्थल रूप दिया है और इसका विवरण दिया है, और क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलो, घोलरंध्र के संदर्भ दिया है कि धराती पदार्थ का भूमिगत रिक्त स्थानों में धंसने से निर्मित एक कीपा का कृत। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा जो दिया है स्टेलेक्टाइट, कि कंदराओं के फर्श पर टपकते कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित ऊपर की ओर उठे स्तंभ। तो देखो ये धरातल है मान लो, ठीक है, ऐसे धरातल जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जो धरातल है मान लो जल टपक रहा है, तो जल टपकने की वजह से आप लोग देखेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इस तरह से कुछ आकृति बना लेता है लटकता हुआ। धीरे धीरे जो कैल्शियम कार्बोनेट है घुलता है, घुल करके ये ऐसे दीवारों से लटकने लगता है धरातल के नीचे। शिट, ये क्या हो रहा है, बार बार इरेज क्यों हो जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस तरह से लटकते हुए एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जब धरातल से नीचे की तरफ लटकता है तो इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और ये जो मान लो धरातल के अंदर का नीचे वाला पोर्शन है और धरातल के ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो धरातल के नीचे की धरातल से लटका हुआ जो पोर्शन होता है इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और इसी तरह से जल की बूंदे, जैसे मान लो जल घुल रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जल है, ये जल नीचे की तरफ आ रहा है, एक तो यहाँ पे घुल घुल के ये जो कैल्शियम कार्बोनेट थी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दी। और यहाँ पे देखना कि अब कुछ जल जो है नीचे की तरफ टपकेंगी। अब नीचे की तरफ टपकेंगी तो इसकी वजह से यहाँ पे खाली जगह होगा, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे कुछ इस तरह से टपकेंगी। कैल्शियम कार्बोनेट नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ से बनता है इसको स्टेलेग्माइट कहते हैं, लेकिन ऊपर से जो लटकता हुआ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। अब देखो स्टेटमेंट में ध्यान से देखना क्या कह रहा है। स्टेलेक्टाइट जो है कंदराओं के फर्श पर टपकते कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित ऊपर की ओर उठे स्तंभ होते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित तो होता है, लेकिन ये ऊपर की ओर उठे हुए स्तंभ नहीं होते हैं, बल्कि ये नीचे की तरफ लटकते हुए स्तंभ होते हैं। कुछ इस तरह से धरातल के अंदर ये ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। ये जो है स्टेलेग्माइट होता है, जो धरातल के जो कंदराओं के फर्श पर टपके कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित ऊपर की ओर कैसे, ये देखो इस तरह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऊपर की तरफ ऊपर उठा हुआ स्तंभ जैसा कैल्शियम कार्बोनेट का स्तंभ है, तो इसी को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और नीचे की तरफ जो लटकता हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का स्तंभ होता है इसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग अच्छे से बुक पढ़ोगे और उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेलेग्माइट ये हो गया और स्टेलेक्टाइट ये हो गया, चूना पत्थर की कंदराओं की छत से लटकते हुए नुकीले हिम स्तंभ, ठीक है। तो केवल एक कथन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो हिमनद स्थल रूप और विवरण। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, जैसे कि कुछ हवाओं की वजह से बनते हैं, कुछ नदियों की वजह से बनते हैं, कुछ समुद्र की लहरों की वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इन सभी को स्पेशली नाम दिया गया है जो स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हिमनद की वजह से भी कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि सर्क दिया है, मोरेन दिया है और ड्रमलिन दिया है। देखो एक होता है निक्षेपण, दूसरा होता है अपर्दन। जब हिमनद के अपर्दन की वजह से बनता है तो उसका अलग स्थल रूप स्ट्रक्चर बनता है, अपक्षय की वजह से अलग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है सर्क में क्या है कि हिम के अपर्दन से निर्मित हिम नदीय घाटी के शीर्ष पर कटोरे के आकार का गड्ढा, ठीक है। कुछ इस तरह से गड्ढा हो जाता है, जैसे ये कोई पहाड़ी है तो हिमनद की वजह से कुछ कटोरे गड्ढे जैसा आकृति बना लेता है, इसी को कहते हैं सर्क, ठीक है। एक मिनट, इसी को कहते हैं सर्क। तो यहाँ पे पहला सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है मोरेन इसमें दिया है कि हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित चट्टानी कटकनुमा संरचना होता है, तो दूसरा भी सही है। मोरेन और एस्कर जो होता है वो हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। तीसरा देखो ड्रमलिन,
ड्रमलिन के संदर्भ में दिया है कि पिघलते हुए ग्लेशियर हिम से बना एक चिकना खड़ी ढाल वाला गड्ढा। तो हिमनदों के ये जो ड्रमलिन होता है ना, ड्रमलिन भी हिमनद के निक्षेपण से बनता है, न कि पिघलते हुए ग्लेशियर हिम से। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। पूछा है कितने कथन सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 कथन सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला बालिका टिब्बों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे होते हैं जिनके श्रृंग जो है पवन की दिशा के विपरीत होते हैं। ये तब बनते हैं जब पवन की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो देखो जो ये बरखान ये पवनों के कारण बनने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, पवन की वजह से आप देखेंगे जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पे कुछ टीले जैसे बन जाते हैं, कुछ गुंबद जैसी आकृति बन जाती है, कुछ पिरामिड जैसी आकृति बन जाती है। आप लोग देखा होगा मूवीज़ में, तो यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, बस ये है कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो जब भी हम मूवी देखना रेगिस्तानी इलाका वाला, तो इसको ध्यान में देना। ठीक है, तो बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे, कुछ इसका आकृति ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा है कि इनका जो श्रृंग है ये पवन की दिशा के विपरीत होता है। तो ध्यान रखना, इनका जो श्रृंग होता है ये पवन की दिशा के विपरीत नहीं, बल्कि जैसे ये पवन चल रही है ऐसे, तो कुछ इस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में सारे रेत उड़ करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो पवन का श्रृंग है ये तो पवन की दिशा में है ना, ये जो श्रृंग है पवन की दिशा में, न कि विपरीत। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि परवलयी टिब्बे के उभरे हुए हिस्से पवन की ओर होते हैं तथा अक्सर ये पेड़ पौधे से स्थिर होते हैं। तो ये जो परवलयी टिब्बे होते हैं, आप लोग देखेंगे कि ये पवन की दिशा के ओर होते हैं। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक ऐसा वलन जिसमें परत लगभग क्षैतिज हो जाती है और बहुत अधिक संपीड़न बल के कारण एक भुजा दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो, जब क्षैतिज परतों में जब क्षैतिज संचलन होता है तो इसमें वलन पड़ती है। ठीक है, वलन पड़ने की वजह से, यानी संपीड़न बल क्या होता है कि एक बल इस तरह से लगा, दूसरा बल, मान लो कि कोई पेज लिया आपने और पेज को ऐसे मोड़ो, एक दूसरे की तरफ लेकर के आओ, तो क्या होगा, पेज का स्ट्रक्चर कुछ कैसे बन जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, है ना, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो इसी की कुछ अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ को सममित वलन कहते हैं, कुछ को असममित वलन कहते हैं, किसी को अधिक्षिप्त वलन कहते हैं, किसी को परिवलन कहते हैं। इसकी इस भुजाओं की वजह से कोई एकदम इस तरह से मुड़ जाता है तो इसको अलग नाम दे दिया गया, कोई इस तरह से किसी में वलन पड़ता है तो इसको अलग नाम दे दिया गया, किसी को कोई अगर एकदम पूरी तरीके से क्षैतिज रूप से मुड़ जाता है तो इसको अलग नाम दे दिया गया। ठीक है, इसी वलन के अलग अलग तरह का जो वलन बनता है उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें अच्छे से क्लियरली वलन के कई प्रकार दिए हुए हैं, 5-6 प्रकार हैं, उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो जब वलन पड़ती है संपीड़न बल के कारण, तो एक भुजा जब दूसरे भुजा पर अध्यारोपित हो जाती है तो उसको कहते हैं परिवलन या शयन वलन। शयन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ये जैसे भुजा है तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं या क्षैतिज हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं शयन अवस्था में, या फिर शयन वलन या फिर परिवलन कहते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की परपटी में तनाव बलों के कारण बनने वाले भ्रंश जिसके परिणाम स्वरूप धरातलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है को क्या कहते हैं, बताओ, इसको क्या कहेंगे, आंसर करो। तो देखो, पृथ्वी की परपटी में तनाव बल क्या होता है कि जैसे आपने रबड़ लिया तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रहे हो, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से हमारा धरातल होता है, जब इसमें तनाव बल, या तो इसमें तनाव बल लगता है या तो इसमें संपीड़न होता है क्षैतिज रूप में। जब क्षैतिज रूप से बल लगेगा तो इसमें या तो तनाव होगा या तो संपीड़न होगा। जब संपीड़न होता है तो वलन होगा। संपीड़न में क्या होता है कि एक दूसरे की दिशा में बल लगाते हैं, ये क्या है, एक दूसरे की दिशा में लगा रहे हैं, ये संपीड़न बल हो गया। जब एक दूसरे की दिशा में धरातल पर बल लगता है क्षैतिज रूप से तो इसमें वलन पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगेगा हमारे धरातल पर, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी चट्टानें टूट जाएंगी। अब जैसे कागज लो,
तो कागज को इसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचो तो क्या होगा, कागज फट जाएगा। ठीक है, उसके उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे धरातल में होगा, जब तनाव बल लगेगा तो एक चट्टान दूसरे एक विपरीत एक तरफ जा रहा है, दूसरी चट्टान दूसरी तरफ जा रही है, तो इस वजह से चट्टानों में क्या होता है, दरार उत्पन्न हो जाता है। जब दरार उत्पन्न होगा तो ऑब्वियसली आप लोग का इतना कॉमन सेंस होगा कि हमारा जो एस्थोस्फीयर का मैग्मा है, हमारे धरातल के अंदर की जो मैग्मा है, क्योंकि चट्टान बनने की वजह से ये धरातल को, हमारे जो धरातल के अंदर की मैग्मा, इसको जगह मिल गया। अब इसको जगह मिल गया बाहर निकलने का, तो ये क्या करेगा, मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा। और ये जो बाहर आया तो लावा हो गया, धरातल के बाहर आया तो लावा हो गया। जब तक धरातल के अंदर था मैग्मा था, तो अब ये जो लावा आया ये इस पूरे खाली जगह को भर देगा। अब भरेगा तो क्या होगा भाई, क्योंकि इतना स्पेस तो खाली हुआ था ना, देखो यहाँ पे इतना स्पेस तो खाली हुआ था जब चट्टान मूव किया, तो अब इस पूरे जगह को इसने क्या किया भाई, इस मैग्मा ने भर दिया। तो इससे क्या हुआ भाई, हमारे जो धरातल थी, धरातली क्षेत्र में क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है कि धरातल जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करती है और इस खाली जगह बचता है, इस खाली जगह को मैग्मा जो है भर देता है, जिससे कि एक नई धरातल का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि धरातली क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। मान लो 2 किसानों के बीच विवाद हो रहा है 4 इंच जमीन के लिए। भगवान करे वहाँ पे ऐसा ही कुछ घटना घटी तो मतलब ऐसा सीरियसली मत लेना, ऐसा हो कि यहाँ पे भ्रंशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भ्रंशन हो जाए बहुत बड़ा 4 इंच का, और यहाँ पे लावा आकर के जम जाए और नया एक धरातल बन जाए, तो किसान खुश, अरे वाह चलो आधा तुम बांट लो, 2 इंच आधा हम ले लेते हैं, है ना। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, वायुमंडलीय परतों के संदर्भ में दिया है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन बी ध्यान से देखो, कह रहा है कि समताप मंडल की विशेषता यह है कि यहाँ धूल और ओजोन की अनुपस्थिति कारण ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो देखो भाई, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति होती है, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति होता है, इसमें कह रहा है कि अनुपस्थित होता है। तो एक तो यहाँ पे ये गलत हो गया कि ओजोन परत अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होता है। और दूसरा, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट नहीं बल्कि तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ओवरऑल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि धरातल से ऊर्जा का उत्सर्जन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। दूसरा कह रहा है अवशोषित सौर ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग वायुमंडल और अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है, बताओ। एक कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ जिससे कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। देखो मैं किधर बताऊँ, कोई नया पेज ले लूँ क्या, ऐड न्यू पेज। चलो देखो यहाँ पे समझना, ये मान लो सन है, ठीक है, ये सूर्य है, और ये हमारा, इसको मान लो हमारा ये इस दूसरा कर ले लेते हैं, ये धरातल मान लो, हरा भरा धरातल है हमारा। ठीक है, अब देखो सूर्य की किरणें जब हमारे वायुमंडल में सीधे आती हैं, ठीक है, तो ये जब सीधे आती हैं तो ये लघु तरंग के रूप में आती हैं, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती हैं। ठीक है, अब जब हमारी ये सूर्य किरणें, हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये डायरेक्ट सूर्य की किरणों की वजह से नहीं गर्म होती हैं। पहला पॉइंट कि डायरेक्ट सूर्य की किरणों से हमारे वायुमंडल गर्म नहीं होते हैं। तब कैसे होते हैं मैम, देखो ये जो सूर्य की किरणें आई लघु तरंग के रूप में, जिससे हमारा जो धरातल है ना, ये क्या होता है, धरातल गर्म हो गया, हमारा धरातल गर्म हो गया। अब ये जो गर्म धरातल है, क्योंकि भाई गर्म होकर के क्या हो गया, एकदम लाल हो गया, समझो ये क्या हो गया, हमारा धरातल गर्म हो गया। धरातल गर्म हो गया तो इसके आसपास जो छोटे छोटे कण थे हमारे वायुमंडलीय कण, या फिर क्या है हमारी वायु, अब भाई हमारी वायु जो है इस धरातल को टच करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी वायु भी
गर्म हो जाएगी। अब यही गर्म वायु ऊपर उड़ती है तो हर एक कण जो है एक दूसरे को टच करता है, तो इसकी वजह से हमारा पूरा वायुमंडल जो है गर्म होता है। अब अच्छा ठीक है, इस चीज़ को इतना अभी मत समझो, अभी ये समझो, रुको मैं बताती हूँ। जैसे हमारा ये धरातल गर्म हुआ, अब इस धरातल के गर्म होने की वजह से इससे भी, हमारे धरातल से भी एक विकिरण निकलेगी, एक किरण निकलेगी, गरम गरम किरणें निकलेंगी। किरणें उस तरह का नहीं चमकता हुआ किरण, जैसे धरातल गर्म हुआ तो हमारी धरातल, गर्म धरातल से हमारी वायु जो टच होगी धरातल से वो भी गर्म होगी। तो इससे क्या होगा कि ये पार्थिव विकिरण निकलता है हमारे धरातल से। जब हमारा धरातल गर्म होता है तो ये जो पार्थिव विकिरण होता है ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है। ठीक है, ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है। चलो यहाँ पे मैं इरेज करके डायरेक्ट पार्थिव विकिरण, हमारा पृथ्वी जो है गर्म हुआ, पृथ्वी गर्म होने की वजह से इससे एक विकिरण निकली, विकिरण कहेंगे किरण नहीं, पृथ्वी हमारा गर्म हुआ तो विकिरण निकली। ये जो विकिरण है इसी को हम लोग कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, इस पार्थिव विकिरण की वजह से हमारा वायुमंडल जो है पूरा वो गर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों क्यों मैम गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पार्थिव विकिरण है ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती हैं। क्योंकि ये जो दीर्घ तरंग है ये हमारे वायुमंडल के लिए अपारगम्य होती हैं। ये जो दीर्घ तरंग है वो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही रह जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। लेकिन ये जो सूर्य की किरणें हैं ये लघु तरंग के रूप में थी और ईजिली हमारे वायुमंडल में ये प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, लघु तरंग के रूप में थी, इसी वजह से ये हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल थी उसको चीरते फाड़ते हुए अंदर आ जाती हैं, ईजिली प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब पृथ्वी हमारा गर्म हुए और इससे पार्थिव विकिरण निकला तो ये जो पार्थिव विकिरण था ये दीर्घ तरंग रूप में होता है। ठीक है, ये दीर्घ तरंग के रूप में होती हैं। तो इसी वजह से हमारा जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है इस दीर्घ तरंग को अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है, वापस लौटा देता है कि भैया तुम जाओ। इसी वजह से हमारे पूरे वायुमंडल का तापमान निर्धारित होता है। तो वायुमंडल के तापमान के निर्धारण में किसका हाथ होता है? पार्थिव विकिरण का हाथ होता है, क्योंकि ये दीर्घ तरंग के रूप में होती हैं, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल की जो परत होती है इसको अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है, इसको वापस पृथ्वी में ही, हमारे वायुमंडल में ही रहने देता है। इसी वजह से हमारे वायुमंडल का ताप निर्धारित होता है। जो हम लोग गर्म महसूस करते हैं वो पार्थिव विकिरण के कारण ही करते हैं। तो ये लघु तरंग सिर्फ धरातल को गर्म करता है और पूरे वायुमंडल को कौन गर्म करता है? तो ये पार्थिव विकिरण करता है। ठीक है, तो सूर्य क्या किया? धरातल को गर्म किया, और पार्थिव विकिरण क्या किया? हमारे पूरे वायुमंडल को गर्म किया। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ तरंग के रूप में होती है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी का वायुमंडल है इस दीर्घ तरंग को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहाँ था? ये था। अब समझो कि धरातल से ऊर्जा का उत्सर्जन जो है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो हमने पढ़ा कि धरातल से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्थिव विकिरण, वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि अवशोषित सौर ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग जो है वायुमंडल और अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसमें बजट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं ज्योग्राफी में कि कितना % जो सौर ऊर्जा है वो वायुमंडल और अंतरिक्ष में परावर्तित होता है, ये सब उसमें उसमें बजट में दिया हुआ है टॉपिक में, तो उसको पढ़ लेना आप लोग अलग से। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी रहेगी कि हर क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस कर रही हूँ। रीज़न ये है कि ऐसे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो अभी पहली पहली बार टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ में आए और आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। जब आप लोग यहाँ पे मेरी बातें सुनोगे और फिर बुक पढ़ोगे ना, तो आपको लगे आप जो मैं बोली हूँ वो आप पढ़ते हुए आपको सारी चीज़ें ध्यान में आएंगी, तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें याद होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा 1-1.5 घंटे का अपना समय दे दोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो। मैं बीच में कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ें नहीं बोलती हूँ। बस उतनी ही बोलती हूँ जितनी कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है? और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का सॉरी, देखो टेलीग्राम, पहले तो आप पीडीएफ के लिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्लिक करो। ठीक है, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और इसी ग्रुप में जो है पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ के लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा इसका। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा अलग से। तो आपको ओवरऑल पीडीएफ का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग देख लेना।
और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, कहीं कोई डाउट हो तो भी कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, यह दाब पेटी उष्ण पछुआ पवनों और शीत ध्रुवीय पवनों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप गतिक रूप से बनती है, जिससे उठती वायु धाराएं, क्रमिक चक्रवाती विक्षोभ एवं परिवर्तनशील मौसम स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य की आभासी गति के साथ इसका जुलाई में उत्तर की ओर तथा जनवरी में दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है। बताइए उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से कौन सी दाब पेटी का उल्लेख करता है। तो ये जो दाब पेटी है, ये जो पूरा विवरण दिया हुआ है, किस दाब पेटी के बारे में बता रहा है दोस्तों? तो ये उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बारे में बता रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, पूर्वी पवनों या व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती हैं। ओके, दूसरा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अब भाई ये दूसरा स्टेटमेंट ये कौन सी बला है, ऐसा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको रटना पड़ेगा। तो देखो पहले तो हम लोग एक गोलार्ध बनाते हैं, पृथ्वी बनाते हैं, ये हो गया, ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, और हो गया ये उपोष्ण विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया ये, और ये हो गया उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना दें? नहीं, चलो ठीक है, इतना ही यही रहने देते थे। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 30 से 35 डिग्री मान लो। ठीक है, तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी है, यहाँ पे हाई प्रेशर में लिख दे रही हूँ। और ये अच्छा रुको, मैं पेज पे बना देती हूँ तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गई, और ये हो गया उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांश में। ठीक है, ये हाई प्रेशर यहाँ पे, और यहाँ पे हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है पवनें विषुवत रेखा की इधर जब आती हैं तो ये गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो कुछ ये गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र पर। लेकिन हाई प्रेशर में क्या होता है कि यहाँ पे पवनें आकर के बैठती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये जो पवनें चलती हैं कुछ इस तरह से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगी, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों ओर। तो ये देखो इस तरह से चली, यही जो पवनें हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो इसको पूर्वा पवनें भी कभी कभी कह देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही है, दोनों गोलार्ध। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? ये व्यापारिक पवनें हैं। और इसकी दिशा भी देखो कुछ, हालांकि इस टेस्ट पेपर के क्लास में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब इसकी देखो, पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा था कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन दूसरा देखो इसका दिशा, उत्तरी गोलार्ध वाला देखो, जो उत्तरी गोलार्ध में दिया है, उत्तरी गोलार्ध में देखो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला जो मतलब विषुवत रेखा से नीचे की ओर जो गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है ना? ध्यान से देखो, ये पेटी हो गया और ये पवने हो गई, व्यापारी पवने। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, अब एक खुई इसको निकाल लो, इसको बाहर कर लो, भाई तुम बाहर आ जाओ। अब इसका दिशा निर्धारित करो, कुछ इस तरह से ये पवने आ रही हैं। तो अब देखो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो इसकी दिशा देखो, ये जहां से आती है, कहाँ से आ रही है? ये उत्तर पूर्व से आ रही है। तो यानी कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये पवने किधर से आ रही हैं? उत्तर
उत्तर पूर्व से आ किधर रही है, देखो प्रवेश कहाँ कर रही है, दक्षिण पश्चिम में। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी दिशा होगी। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखो, दक्षिणी गोलार्ध का थोड़ा सा अलग होगा। अब दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के लिए तो आपने ये वाला पोर्शन लिया, कौन सा, ये ऊपर वाला पोर्शन लिया जो ये वाला है, ठीक है। इधर देखो, जो ये वाला पोर्शन है ये आपने उत्तरी गोलार्ध के लिया था। अब आप दक्षिणी गोलार्ध के लिए कौन सा पोर्शन लोगे, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए आप लोग ये लोगे, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ। तो ये उपोष्ण उच्च वायु द्वीप पेटी है दक्षिणी गोलार्ध का, और ये 0 डिग्री वाला। तो ये देखो कुछ इस तरह से बह रही थी पवने। अब इसको ले लो अलग से, ये ऐसे बना लो। अब आप दिशा निर्धारित कर लो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो नॉर्थ साउथ वाला, उसमें रीजनिंग में, तो इसी तरह से पढ़ते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो अब इसका दिशा देखो, ये यहाँ का एक पोर्शन ऐसे बना लो यहाँ पे ऐसे। अब देखो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो अब इसकी दिशा देखो, तो दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, तो जा किधर से रहा है, ये दक्षिण पूर्व से, ठीक है। कहाँ से जा रहा है, ये दक्षिण पूर्व से कहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। समझ में आ गया पूरी बात। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किधर होगी, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किधर होगी, तो उत्तर पूर्व से, इधर देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। आप क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है पवने, जहाँ पे मैंने वो वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो एक ऐसे बना लो, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध वाला, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध वाला। जो एक इसका ये निकाल लो ऐसे। समझ में आ गया, हो गया। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। पहला तो कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है व्यापारिक पवनें। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, हमने बोला कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रही है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। तो पहला स्टेटमेंट सही। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें, उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। अच्छा देखो उत्तरी गोलार्ध में जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, क्या ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, नहीं। ये क्या कह रही है, उत्तर पूर्व से। देखो ये उत्तर पूर्व से आ रही है ना, एक तो ये इरेज हो जाता है, सबसे बड़ी पनौती तो ये ऐसे था। अब इसका दिशा बना लो इस तरह से। तो कहाँ से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है ना, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट गलत है और इधर भी गलत दिया हुआ है। पवनें इस तरह से जा रही थी दक्षिण गोलार्ध में, तो इसकी दिशा देखो, जा किधर से रही है, इधर से जा रही है। तो यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, ना कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो ओवरऑल ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो पहला सही था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला कह रहा है कि यह एक उष्ण शुष्क और तीव्र पवन है जो पर्वतों पर प्रति पवन ढलानों से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिससे प्रायः 1 घंटे के अंदर तापमान में अचानक 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाती है। यह मुख्य रूप से आल्प्स क्षेत्र में प्रभावित होती है तथा बर्फ को तेजी से पिघलाने के साथ स्वच्छ मौसम की स्थिति विकसित करने हेतु जाना जाता है। बताइए ये पवनों में से किस स्थानीय पवन का उल्लेख कर रहा है, तो ये उल्लेख कर रहा है फाउन पवन के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में इतना डिटेल में दिया है, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण विकसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गतिमान पवनें सीधी रेखा की बजाय वक्र पथ में प्रवाहित होती हैं। दूसरा कह रहा है कि यह विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होता है। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कोरियालिस बल कैसे उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी हमारा घूर्णन करता है ना अपने अक्ष पर, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही कोरियालिस बल
विकसित होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पवने जो है सीधी रेखा में न चलने की बजाय ये पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप लोग व्यापारिक पवनों को देखिए, पछुआ पवनों को देखिए, तो उनकी दिशा में क्या देखने को मिलेगा आपको? विक्षेप देखने को मिलेगा, है ना। वैसे तो इनको सीधी रेखा में ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन ये चलती कैसी है? ये कुछ इस तरह से चलती है, ऐसे इनके दिशाओं में विक्षेप हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी कोरियालिस बल की वजह से। ठीक है, समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन। अच्छा, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल अधिकतम होता है, ध्रुवों पर शून्य। तो हमेशा ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल शून्य होता है, ठीक है, और ध्रुवों पर विषुवत रेखा अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान सबसे ज्यादा होता है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। इस वजह से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखना कि 0 डिग्री रेखा पर, जो कि विषुवत रेखा है, यहाँ पे कोरियालिस बल न होने की वजह से, शून्य होने की वजह से यहाँ पे चक्रवात आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है, तो ध्यान रखना। चलो अगला देखिए। अगला दिया हुआ है, तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सामान्य ताप ह्रास दर उत्क्रमित होने तथा धरातल के समीप की पवन ऊपर की तुलना में उष्ण हो जाने से यह स्थिति विकसित होती है। दूसरा कह रहा है कि यह बादल रहित आकाश और शांत पवन परिस्थितियों वाली लंबी शीतकालीन रातों के दौरान सर्वाधिक सामान्य है। ओके, पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में पूछा है, जिसे इंग्लिश में इन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो चलो एक बार इसको थोड़ा समझ लो। ओके, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम सामान्य दिन की बात करें, सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः ये होता है कि आप लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या आती है? तापमान में कमी आती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी आएगी। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1000 मीटर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ठीक है, इसी को हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में आपको कमी देखने को मिलेगा। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण में क्या होगा? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति क्या है? तो तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति यह है कि हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे नीचे जो है, मान लो ये धरातल समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ये धरातल समझ लो। तो यहाँ धरातल के पास टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम हो जाएगा। तो यानी धरातल के पास का तापमान जो है हमारे वायुमंडल का वो ज्यादा रहेगा और ऊंचाई पे जाने पर तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। अब देखो तापमान व्युत्क्रमण में क्या हुआ, यहाँ पे मैं धरातल बना देती हूँ, जिसको हमारा पृथ्वी समझिए, धरातल समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा तापमान व्युत्क्रमण में कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारी वायुमंडलीय दशाओं की वजह से कि नीचे जो धरातल का तापमान है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है और ऊंचाई पर तापमान जो है ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ज्यादा हो जाता है या अधिक हो जाता है। इसी को कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण, कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं बल्कि ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। धरातल पर तापमान कम है जो कि ज्यादा होना चाहिए था और ऊंचाई पर तापमान कम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। तो जस्ट क्या हो गया? समान स्थिति से उल्टा हो गया। समझ में आया? चलो, अच्छा ऐसा होता क्यों है? इसके होने के बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये होता है कि जब मौसम बहुत साफ रहता है, ठीक है, एक देखो नॉर्मल कंडीशन ही होता है कि हमारा धरातल समझिए इसको, ठीक है, ये
सूर्य की किरणें समझिए, सन समझिए। अब देखिए, सूर्य की किरणें आती थी हमारे धरातल पर, आती हैं, तो ये हमारे धरातल को गर्म करती हैं। ये लघु तरंग के रूप में आई, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ये लघु तरंग के रूप में आई, तो हमारी ये धरातल को क्या की, धरातल हमारा गर्म हो गया इसकी वजह से। डायरेक्ट हमारा एनवायरनमेंट कभी भी सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होता है, तो डायरेक्ट हमारा धरातल गर्म हुआ। अब हमारे धरातल जब गर्म होता है तो इससे एक विकिरण निकलती है, इस विकिरण को नाम दिया गया पार्थिव विकिरण। इसी पार्थिव विकिरण की वजह से हमारे वायुमंडल का ताप निर्धारित होता है। समझ में आया? जितना ज्यादा पार्थिव विकिरण होगा हमारे वायुमंडल का ताप भी उतना ज्यादा होगा, जितना कम पार्थिव विकिरण होगा हमारे वायुमंडल का तापमान भी उतना ही कम होगा। अब ये है हमारी वायुमंडलीय परत, ठीक है। अब क्या होता है कि पार्थिव विकिरण है, जब मौसम मान लो साफ है, बादल नहीं है, जब बादल मान लो, अच्छा वायुमंडल में हमारे बहुत सारे बादल हो गए, ठीक है, ये कई तरह के बादल हो गए, तो ये बादल क्या करता है, बादल क्या करेगा, ये बादल क्या करेगा, इस पार्थिव विकिरण को नहीं जाने देगा, अंतरिक्ष में लौटने नहीं देगा। अगर बादल नहीं रहता तो कुछ पार्थिव विकिरण लौट करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग देखेंगे रात का मौसम थोड़ा सा ठंडा आपको महसूस होगा, दिन में गर्म और रात में अक्सर आपको मौसम ठंडा हो जाएगा, और भोर में तो और ठंडक महसूस होती है रातों में। क्यों? क्योंकि यही जो पार्थिव विकिरण है जो हमारे वायुमंडल को गर्म रखता है, कुछ पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में लौट के चले जाते हैं। जब आप लोग देखे होंगे गाँव में या गाँव में, ज़्यादातर शहरों में भी होता है, लेकिन शहरों में थोड़ा इसका प्रभाव कम रहता है। आप लोग देखेंगे कि रात में क्या होता है कि मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, लोग कहते हैं भाई रात में बाहर छत पे सो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? जब मौसम साफ रहता है, कहते हैं हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, कहते हैं कि आज मौसम साफ है, तो आज मौसम मतलब आकाश में बादल वादल नहीं है, तो इस वजह से रात में मौसम ठंडा हो जाएगा। तो क्यों होता है? तो अभी देखो बादल है, तो इस वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पार्थिव विकिरण को वापस फिर से अंतरिक्ष में जाने नहीं देंगे। तो ये क्या करेंगे भाई, बादल जितने भी पार्थिव विकिरण है फिर से पुनः धरती की तरफ भेज देंगे, तो इससे हमारे वायुमंडल का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो मौसम क्या हो गया, अब मान लो बादल नहीं है, आकाश एकदम साफ मौसम है, मतलब आकाश एकदम साफ है, कोई बादल बादल नहीं है, तो ऐसे में जो है ये पार्थिव विकिरण है, ऐसे में जो ये पार्थिव विकिरण है ये कुछ पूरी तरह से तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, एक परत पाई जाती है जो पार्थिव विकिरण को जाने से रोकती हैं, लेकिन बादल की वजह से, बादल की अपेक्षा कुछ ऐसी होती हैं जो वापस लौट के अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मौसम जो है साफ हो जाता है, नीचे की जो एनवायरमेंट होती है वो ठंडी हो जाती है और अपेक्षाकृत ऊपर गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही था आपका पूरा तापमान व्युत्क्रमण। वैसे इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, केवल एक ही रीजन नहीं होता है, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला कह रहा है कि सामान्य ताप ह्रास दर उत्क्रमित होने तथा धरातल के समीप की पवन ऊपर की पवन की तुलना में उष्ण होता है। तो मैंने क्या बोला कि धरातल के समीप का जो पवन होता है ऊपर की पवन की तुलना में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ना कि गर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बादल रहित आकाश और शांत पवन परिस्थितियों वाली लंबी शीतकालीन रातों के दौरान सर्वाधिक सामान्य होती है। देखेंगे आप लोग पवन का भी देखो, इसके दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो बादल रहित आकाश होना चाहिए, दूसरा पवनों का शांत होना चाहिए, तभी जाकर के ये तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मौसम प्रतिरूप पर एल नीनो का एक सामान्य प्रभाव है। अच्छा, हम लोग 2-3 क्वेश्चन लगातार पढ़ेंगे, इसको एक साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर आंसर करेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्सर यूपीएससी में पूछता है इन तीनों से, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर करने की कोशिश करना। तो हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सकारात्मक आईओडी के दौरान अफ्रीका के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का उष्मण होता है, जबकि इंडोनेशिया के निकट पूर्वी हिंद महासागर का शीतलन होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है नकारात्मक आईओडी के दौरान पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण होने के साथ अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। बताइए कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। हिंद महासागर द्विध्रुव का दो तरह से इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत दो
आईओडी यानी 2 डाइपोल बनते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, अब आगे देखो लानिना। लानिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस स्थिति में असामान्य तीव्र व्यापारिक पवनों के कारण मध्य तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में शीत जल का असामान्य संचय होता है। दूसरा कह रहा है कि लानिना की स्थिति में उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम होता है तथा अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधियों में वृद्धि होती है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको थोड़ा सा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि एक ये टेस्ट सीरीज की क्लास है, लेकिन हल्की फुल्की हम लोग आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ओके, हाँ, तो अब ध्यान से देखिए इस मैप को। देखो एल नीनो, ये एल नीनो लिखा हुआ है ना, तो ध्यान से देखना। देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, तो नॉर्मल ईयर में देखो ये विषुवत रेखा हो गई। मैं अलग अलग कलर की पेंसिल्स ले लेती हूँ। ये यहाँ पे मैं विषुवत रेखा बना देती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है मेरे से। देखो ठीक है, ये विषुवत रेखा हुई आपकी। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है जब एल नीनो नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग देखो, इधर यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो जलधाराएं होती हैं, समुद्री जलधाराएं, वो ठंडी होती हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो लो प्रेशर होता है और जो जलधाराएं बहती हैं व्यापारिक पवनों की वजह से किधर की तरफ बहती हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनों की वजह से यहाँ की जो गर्म जलधाराएं होती हैं किधर की तरफ मूव होती रहती हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव होती रहती हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे एक पेरू या हम्बोल्ट जलधारा बहती है जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे नॉर्मली हाई प्रेशर रहता है, पूर्वी प्रशांत महासागर। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में हमेशा पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर करके देगा। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में क्या होता है कि तापमान जो है कम होता है, तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये बहुत ज़्यादा अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो 10-15 मिनट की क्लास होगी, तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हम लोग बस हल्का फुल्का जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेरू के पास हाई प्रेशर जनरेट होता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर। ठीक है, और पवनें किधर की तरफ चलती हैं, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव की वजह से यहाँ पे जो धाराएँ चलती हैं वो, और पवनें जो चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ, तो लो प्रेशर में आप लोग को पता होगा कि जो वायु होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। तो यहाँ पे वायु क्या हुई, गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं। अब गर्म होकर के ऊपर उठेंगी वायु, तो कुछ ऐसी वायु होंगी जो यहीं पे बादल बन जाएंगी, मतलब संघनित होकर के यहाँ पे जो आर्द्र वायु होंगी वो संघनित होकर के यहीं पे पास में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास में वर्षा कर देंगी। ठीक है, बारिश कर देंगी। लेकिन कुछ ऐसी वायु होंगी जो आर्द्रता नहीं ली होंगी या बारिश नहीं की होंगी, तो वो क्या करेंगी, कुछ इधर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, कुछ इधर की तरफ मूव करके यहाँ मेडागास्कर के पास आकर के बैठ जाएंगी, और कुछ वायु इधर की तरफ या पवनें इधर की तरफ आएंगी और यहाँ पेरू के पास आकर के यहाँ पे बैठ जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि जब वायु गर्म होकर के उठती है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब वायु नीचे की तरफ आकर के बैठती है ठंडी होकर के, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे पेरू के पास हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अब इंडियन मैप की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखो नॉर्मल ईयर में क्या हुआ कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो आप लोग देखेंगे भारत के यहाँ तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ तगड़ा वाला लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, हमेशा ज्योग्राफी में अपेक्षाकृत बात होती है, कहीं पे तापमान ज़्यादा होता है तो उसके अपेक्षा में कहीं पे तापमान कम होता है, तो इसी से हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तिब्बत वाले रीजन में अपेक्षाकृत, चलो अब इसको यहाँ पे आप लोग समझ लिए तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे समझो। तो यहाँ पे देखो मेडागास्कर के पास हमने बताया यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पवनें आकर के
नीचे बैठ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में लो प्रेशर बनता है। सूर्य की किरणों की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब लो प्रेशर बना तो आप लोग को एक नियम पता होगा कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जब पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी तो समुद्र से चलते हुए आगे बढ़ते हुए आर्द्रता ग्रहण करते हुए भारत में अच्छी खासी वर्षा कराती हैं, ठीक है। भारत में अच्छी खासी वर्षा कराएगी। तो ये हो गया आपका सामान्य ईयर। अब एल नीनो ईयर में आ जाइए। एल नीनो ईयर में क्या होता है कि यहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है, पेरू के पास वाला तापमान, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तापमान क्या था, कम था, और यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, एकदम तगड़ा वाला ज़्यादा तापमान हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मली लो प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हाई प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन हाई प्रेशर न होने की जगह एल नीनो ईयर में यहाँ पे हाई प्रेशर, नॉर्मल ईयर में हाई प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन एल नीनो के कारण यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, अपेक्षाकृत हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने एक चक्र बनाया था येलो कलर का, वो उसे वॉकर सेल कहते हैं। आप लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे पवनों के बारे में, उसने तापमान पेटी, दाब पेटी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे वॉकर सेल भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर नहीं क्रिएट होने की बजाय लो प्रेशर क्रिएट हो गया पेरू के पास। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इस वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर हो जाता है। अब देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलेंगे, तो जहाँ पे नॉर्मली पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास चल रही थी, अब क्या होगा, यहाँ पे उल्टा चलने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी सारी पवनें किधर की तरफ आएंगी, पेरू के पास, दक्षिण अमेरिका के पास। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भारत में भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि मेडागास्कर के पास लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब मेडागास्कर के पास लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसका मतलब है कि इसके अपेक्षाकृत भारत में हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, वैसे तो सामान्यतः किधर पवनें चलनी चाहिए, ऐसे ही चलनी चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और लो प्रेशर मेडागास्कर के पास क्रिएट हो गया, इस वजह से आप लोग देखेंगे कि पवनें जस्ट उल्टी चलने लगती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसी वजह से भारत में आप लोग देखेंगे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब पवनें देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि मेडागास्कर समुद्र से, जब पवनें समुद्र से भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, भारत के अंदर जाती हैं चलती हुई, तो इससे में क्या होता है कि आर्द्रता ग्रहण करती हैं समुद्र से और आगे चल करके भारत में वर्षा कर लेती हैं। तो ये नॉर्मल ईयर था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, पवनें किधर चल रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि भारत से तिब्बत वाले क्षेत्र से इधर की तरफ चल रही हैं, मेडागास्कर की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, सूखे की स्थिति होती है। इसलिए कहा जाता है कि एल नीनो जो है ना, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि एल नीनो की वजह से भारत में वर्षा होती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एल नीनो की वजह से भारत में सूखे की स्थिति आती है, सूखा होता है, वर्षा नहीं होती है, मानसून हमारा गड़बड़ा जाता है पूरा का पूरा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रतिरूप होता है वो खराब हो जाता है। तो इस वजह से भारत में सूखे की स्थिति आती है एल नीनो के कारण, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। और एल नीनो को लिटिल बॉय भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और सामान्यतः 2 से 7 साल के अंतराल पर एल नीनो की घटना घटित होती है। तो न्यूज़पेपर जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारी घटनाएं आपको सुनाई देंगी, समझ में आएंगी। समझ में आ गया। और इसके बारे में आरजी सर ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ज्योग्राफी की क्लास में। और अगर आप लोग हमारी इस समय हमारी 5th फाउंडेशन बैच चल रही है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमारी 5th फाउंडेशन बैच को, तो क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करके हमारी 5th फाउंडेशन बैच की सारी क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग थोड़े टाइम में डिटेल में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा। सारी क्लासेस बहुत अच्छे से आरजी सर ने कवर कराया है, हमारे परिहार सर ने और संजीव सर ने। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग आ जाते हैं, आप लोगों ने नॉर्मल ईयर देखा, एल नीनो ईयर देखा। एल नीनो ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है पूर्वी प्रशांत महासागर में। अच्छा, स्टेटमेंट ये भी दे देता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में, ऐसे दे देगा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में उष्मण होता है या तापमान ज़्यादा होता है, और प्रशांत महासागर में और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान
कम होता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा। जब एलिनो के संदर्भ में देगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये पूर्वी प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिण अमेरिका के पास वाला रीजन जो है यहाँ पे ये हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर। यहाँ पे क्या है, तापमान ज़्यादा है एल नीनो के दौरान, और यहाँ पे पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखो तो यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, देखो भारत में तो हमने बता दिया आपको कि सूखे की स्थिति आती है जब एल नीनो ईयर रहता है, तो ठीक है, जब एल नीनो ईयर रहता है तो भारत में सूखे की स्थिति आ जाती है। कहाँ पे, अपना भारत कहाँ चला गया, ये है, यहाँ पे सूखे की स्थिति आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, और इधर कहीं हाई प्रेशर हो जाएगा। क्यों, देखो इंडोनेशिया में भी सूखे की स्थिति होती है, और जब यहाँ पे नॉर्मल ईयर में हाई प्रेशर यहाँ बनता है ना, तो अमेरिका में वर्षा होती है, तो यहाँ पे जो मौसम है, यहाँ पे भी मौसमी दशाएं थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। भारत में और इंडोनेशिया में हमेशा ध्यान रखना सूखे की स्थिति आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था वही। चलो अब आगे देखो, ये हो गया लानीना की कंडीशन, लानीना की कंडीशन। अब ध्यान से देखना, ये लानीना की क्या कंडीशन है। हमने जैसे कि आपको बताया था कि एल नीनो में यहाँ पे क्या होता है कि तापमान ज़्यादा हो जाता है। रुको मैं ऐसा कलर लेती हूँ थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट रुको, वाइट कलर ले लूँ, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलो तो देखो लानीना की कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे पूर्वी प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे तापमान बहुत कम है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर बना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना, ठीक है। और भारत के पास देखेंगे तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बहुत तगड़ा वाला क्रिएट होता है, इस मैप में समझ लो, भारत के पास यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन जाता है लानीना की कंडीशन में। लानीना में यहाँ पे पेरू के पास बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे व्यापारिक पौने बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर बना और भारत के पास भी हाई प्रेशर बन जाता है। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि भारत के पास जो हाई प्रेशर बना, इसकी वजह से, अब इस मैप में समझ लेना, इसको छोड़ दे, इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे हाई प्रेशर इतना बन जाता है कि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है तिब्बत के पास, और मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर लानीना की कंडीशन में। क्योंकि लानीना में क्या हुआ कि यहाँ पे पेरू के पास हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पौने चलेंगी बहुत तेजी से यहाँ, क्योंकि स्ट्रांगली हाई प्रेशर क्रिएट होता है मेडागास्कर के पास और पेरू तट के पास, और इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे आप लोग व्यापारिक पौने बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। एल नीनो की वजह से व्यापारिक पौने कमजोर पड़ जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट में दे देता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो इस वजह से लानीना के दौरान क्या होगा कि भारत में वर्षा बहुत अच्छी होती है, भारत में वर्षा बहुत अच्छी होती है, समझ में आया। तो भारत में वर्षा बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से आप लोग देखेंगे, अभी लानीना का स्टेटमेंट आएगा तो उसको समझ लेना। चलो अब अगला देखो, इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में, बस इसको हल्का सा समझ लेना, ये भारत वाला मैप है, भारत वाला हिस्सा है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हिंद महासागर में कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे जब पूर्वी हिंद महासागर में, तो पूर्वी हिंद महासागर में लो प्रेशर क्रिएट होता है जब, तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फेज, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है भाई, भारत में हाई प्रेशर हो जाता है, ओके। तो पौने कहाँ से किधर चलेंगे,
भाई यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ और यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, तो पौने किधर से किधर चलती हैं? तो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये जो चक्र चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर से जो जल धाराएं चलती हैं, तो यहाँ पे ठंडी जल धाराएं भी आ जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर, आपको पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, तो पवनें किधर की तरफ चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चली, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से पवनें गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और कुछ जगहों पे वर्षा करेंगी, कुछ जगहों पे वर्षा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पवनें रहेंगी जो वर्षा नहीं करेंगी, वो इधर की तरफ मूव करते हुए एक सेल बनाते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इधर साइड ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो देखो जब भी ये पवनें किधर की किधर तरफ चल रही थी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चली, तो यहाँ पर वर्षा की, इस वजह से भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और भारत में भी वर्षा देखने को मिलेगी। क्या हो गया? भारत में वर्षा देखने को मिलेगा जब पॉजिटिव फेज रहेगा तब। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टेटमेंट में कि पॉजिटिव फेज के दौरान, यानी इंडियन ओशन, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होगा कि यहाँ पे पूर्वी हिंद महासागर में आप लोग को तापमान, पूर्वी हिंद महासागर में आपको तापमान ज़्यादा देखने को मिलेगा और पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान आपको कम देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट में आपके सामने देगा कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के दौरान पूर्वी हिंद महासागर में तापमान कैसा रहेगा? तो तापमान ज़्यादा रहेगा और तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, और पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे तो पवनें किधर की तरफ चलेंगी? तो पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी हिंद महासागर की तरफ पवनें चलेंगी, और इस वजह से यहाँ पे जब पवनें ऊपर उठेंगी तो वर्षा करेंगी। जो पवनें वर्षा नहीं करेंगी, हल्की होकर के ऊपर उठते हुए एक सेल बनाएंगी। ये ज्योग्राफी का एक अलग पार्ट होता है, वॉकर सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेडली सेल वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझना है। तो जब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव फेज रहता है या पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल रहता है, तो भारत में वर्षा होती है। भारत में वर्षा होने की वजह से, मतलब अच्छी स्थिति होने की वजह से, इसलिए पॉजिटिव फेज रखा गया है। तो पॉजिटिव फेज में हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंद महासागर में भारत के पास लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, और भारत में वर्षा होगी। अब निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल देख लो, तो निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि निगेटिव का मतलब समझ लो कि वर्षा नहीं होगा, मतलब सूखे की स्थिति होगी। हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होगा कुछ भी, तो सूखे की स्थिति मतलब निगेटिव फेज। अब सूखे की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी भैया? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है पूर्वी हिंद महासागर में, और पश्चिमी हिंद महासागर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आप लोग देखेंगे कि पवनें जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, कुछ इस तरह से, और इसका जो पूरा चक्र बन जाता है ऐसा बन जाता है। तो भारत में वर्षा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे इंडोनेशिया के पास वर्षा होती है। तो जब निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो वर्षा कहाँ होती है? इंडोनेशिया के पास होती है, भारत में नहीं होती है। इसलिए भारत में ना होने की वजह से इसको हम लोग निगेटिव फेज रखे हैं, निगेटिव नाम रखे हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस पढ़ा होगा। इसी तरीके से ये इंडियन ओशन डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव फेज होगा या निगेटिव फेज होगा। तो जब पॉजिटिव फेज होगा तो भारत में अच्छी खासी वर्षा होगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब निगेटिव डाइपोल होगा तो पूर्वी हिंद महासागर में तापमान कम होने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा और भारत में वर्षा नहीं होगी। इस वजह से निगेटिव फेज कहेंगे, सूखे की स्थिति होती है भारत में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत टाइम लगे समझाने में, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। अब चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मौसम प्रतिरूप पर अल नीनो का एक सामान्य प्रभाव है? तो आप लोगों ने पढ़ा कि इंडोनेशिया में सूखे और भारत में दुर्बल मानसून की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान अफ्रीका के निकट यानी कि पश्चिमी हिंद महासागर का उष्मन होता है, जबकि इंडोनेशिया के निकट जो है पूर्वी हिंद महासागर का शीतलन होता है। आपको अब एक बार और मैप ध्यान ले लो ताकि आप लोग को ध्यान से मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये जो पूर्वी हिंद महासागर है यहाँ पे उष्मन होता है, यानी कि यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, वार्मर देन नॉर्मल। नॉर्मल की अपेक्षा यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तापमान
यानी यहाँ पे आपको उष्ण देखने को मिलेगा, और इंडोनेशिया के पास यहाँ पे आपको ठंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, यही पे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। चलो हो गया। और इंडोनेशिया यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में आपको शीतलन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है नकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल के दौरान पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण होने की वजह से अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। अच्छा, अब नकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल देखो कि पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण होता है या शीतलन होता है। चलो आप मैप में देखो, खुद देखो और खुद मुझे बताओ। निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के दौरान, ये निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है। अब मुझे बताओ कि क्या पूर्वी हिंद महासागर में, यहाँ पे पूर्वी हिंद महासागर में क्या यहाँ पे उष्मण है? क्या यहाँ का तापमान ज़्यादा है निगेटिव फेज में? तो नहीं, यहाँ का तापमान क्या है, कम है ना। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से आप देखो। एक चीज़ और देख लेना, पहले मैप में एक बार दिखा देती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, तो मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो नकारात्मक इंडियन ओशन के दौरान पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण नहीं बल्कि शीतलन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी हिंद महासागर का तापमान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, और कह रहा है कि पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण होने के साथ अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति होती है। देखो, पूर्वी हिंद महासागर में एक तो नकारात्मक आईओडी के दौरान पूर्वी हिंद महासागर में शीतलन होता है, न कि उष्मण होता है। तो शीतलन होने की वजह से यहाँ पे अरब सागर भी क्या होगा, ठंडा होगा। अरब सागर के जलीय सतह का तापमान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इस वजह से यहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और समझ लेना, एक पॉइंट, ताकि आपको हमेशा के लिए एग्जाम में चक्रवात से रिलेटेड दे दे तो सही हो जाए। तो देखो, क्योंकि पॉजिटिव फेज में देखो यहाँ पे पूर्वी हिंद महासागर में तापमान ज़्यादा था, तो पूर्वी हिंद महासागर में तापमान ज़्यादा होने की वजह से अरब सागर में भी तापमान ज़्यादा रहेगा। तो अरब सागर में तापमान ज़्यादा रहेगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे चक्रवात भी ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जैसा कि दिया था कि चक्रवात अरब सागर में ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो अरब सागर में चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न कब होगा, जब पूर्वी हिंद महासागर में तापमान ज़्यादा होगा। तो ये पूर्वी हिंद महासागर में तापमान ज़्यादा कब होगा, जब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव फेज में होगा। समझ में आया? पॉजिटिव फेज में जब होगा तो पूर्वी हिंद महासागर गर्म होगा, और पूर्वी हिंद महासागर गर्म होने की वजह से अरब सागर गर्म होगा, और अरब सागर गर्म होने की वजह से अरब सागर में चक्रवात ज़्यादा आएंगे। अब देखो निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में क्या होगा कि यहाँ पे तो ठंडा हो गया अरब सागर के पास, लेकिन आप लोग देखेंगे इंडोनेशिया के पास तापमान ज़्यादा होने की वजह से बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत गर्म होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होती है। इस वजह से जब निगेटिव फेज होता है, या इंडियन ओशन डायपोल जब निगेटिव फेज की स्थिति में होती है, तो बंगाल की खाड़ी गर्म होती है अपेक्षाकृत अरब सागर की तुलना में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे चक्रवात ज़्यादा आएगा। तो जब निगेटिव फेज होगा तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आएगा, और जो पॉजिटिव फेज होगा तो अरब सागर में चक्रवात ज़्यादा आएगा। समझ आया? चलो, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नकारात्मक आईओडी के दौरान अरब सागर में चक्रवात ज़्यादा आएगा, तो नकारात्मक आईओडी के दौरान अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आएगा, और सकारात्मक आईओडी के दौरान अरब सागर में तापमान ज़्यादा होने की वजह से चक्रवात अरब सागर में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लानीना के देख लो, तो लानीना को लिटिल गर्ल भी कहते हैं और एल नीनो को लिटिल बॉय कहते हैं। ज़्यादातर एल नीनो की घटना घटित होती है, ज़्यादातर एल नीनो की घटना घटित होने की वजह से भारत में ज़्यादातर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लानीना अच्छे काम कम ही होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से लानीना देखो तो लानीना की बहुत ही कम घटित होता है। भारत में वर्षे बहुत ज़्यादा वर्षा बहुत ही कम होती है, तो इसको लिटिल गर्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो लानीना के संदर्भ में कह रहा है कि इस स्थिति में असामान्य तीव्र व्यापारिक पवनों के कारण, यानी कि व्यापारिक पवनों की स्थिति क्या हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस वजह से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में शीत जल का असामान्य संचय हो जाता है। आप लोग जैसे मैंने कहा था कि पूर्वी प्रशांत महासागर, अब क्वेश्चन में एक बार और मैप देख लो जिससे कि एकदम तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो क्या 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 कह रहा है कि जो ये प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर, शीतलन बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। हमने कहा कि यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा, यहाँ की जो जल होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, यहाँ की वायुमंडलीय दशाएं काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। तो शीतलन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और इधर लो प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। इसी तरीके से भारत की तरफ भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होंगी कि हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से भारत में अच्छी खासी वर्षा कराएंगी। चलो अब आते हैं, एक मिनट, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो देखो लालिना में क्या कहा कि तीव्र व्यापारिक पवनों के कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में शीत जल का असामान्य संचय हो जाता है। तो बिल्कुल हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसी वजह से तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा कह रहा है कि लालिना की स्थिति में उत्तर अमेरिका में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम होता है तो तथा अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलो अब अगला देखो, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात या लहर चक्रवात कहिए, ठीक है, बात एक ही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ध्रुवीय वाताग्रों पर विकसित होते हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां शीत ध्रुवीय वायु राशियों से मिलती हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कम दाब वाले क्षेत्रों में पवनों के अभिसरण के कारण निर्मित होते हैं। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है? तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये ज़्यादातर मध्य अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में इसका जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ध्रुवीय वाताग्रों पर विकसित होते हैं, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि ध्रुवीय वाताग्रों पर विकसित होते हैं। जब शीत वायु राशि और गर्म वायु राशि मिलती हैं तो उनकी वजह से ये शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। देखो जहाँ उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ शीत ध्रुवीय वायु राशियों से मिलती हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ये चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कम दाब वाले क्षेत्रों में पवनों के अभिसरण के कारण निर्मित होते हैं। देखो यहाँ पवनों का अभिसरण के कारण नहीं बल्कि ध्रुवीय वाताग्रों के कारण और अलग अलग वायु राशियों के मिलने की वजह से शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है और ज़्यादातर ये उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अब चलो हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक सतही तापमान वाले उष्ण समुद्री जल में विकसित होते हैं जिससे चक्रवात के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा मिलती है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्र वायु संघनन से मुक्त होने वाली गुप्त उष्मा से चक्रवात को ऊर्जा मिलती है जिससे चक्रवात प्रणाली के विकास के साथ उसकी तीव्रता में वृद्धि होती है। बताइए कि कौन सा आपका सही है? तो देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होगा? जहाँ पे तापमान, जिस समुद्र के जल का तापमान जहाँ पे ज़्यादा होगा, समुद्री जल की सतह का तापमान ज़्यादा होने की वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को? तो ऊर्जा मिलती है इसके संघनन से मुक्त होने वाली गुप्त उष्मा से। जब ये गुप्त उष्मा यानी कि जब ये वायु ऊपर उठती है गर्म होकर के, तो जब ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है तो संघनित होती है। संघनन होने की वजह से इससे एक ऊर्जा निकलती है जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। तो गुप्त उष्मा जो है, ये जो गुप्त उष्मा है जब निकलती है संघनन के दौरान निकलती है तो ये क्या करती है? वायु को और गर्म करती हैं और हल्की करती हैं और वायु को और ऊपर उठाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इस गुप्त उष्मा की वजह से चक्रवात को और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है जिससे कि चक्रवात प्रणाली के विकास के साथ उसकी तीव्रता में भी वृद्धि हो जाती है। तो दोनों कथन सही है और कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, वायु राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह वायु का एक विशाल पिंड होता है जिसमें अपने स्रोत क्षेत्र से प्राप्त एक समान तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताएं होती हैं। दूसरा, वायु राशियों का विकास आमतौर पर महासागरों, रेगिस्तानों, हिमावरण वाले मैदानों जैसी बड़ी एक समान सतहों पर होता है। बताइए कि कौन सा कथन सही है? देखो, वायु राशि एक अपने आप में एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई। आगे भी बहुत सारे टेस्ट होंगे तो वायु राशि से जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूँ या फिर नॉर्मली ऐसे ही जहाँ पे ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ पे डिस्कस करूँ। आप लोग बताना, तब आपके हिसाब से करेंगे। देखो, इसको इंग्लिश में एयर मास भी कहते हैं और कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख देता है, एयर मास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ दिया। तो एयर मास को ही वायु राशि कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि यह वायु का एक विशाल पिंड होता है जिसमें अपने स्रोत क्षेत्र से प्राप्त एक समान तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताएं होती है। देखो, जो वायु राशियां होती है ना, ये वायु का एक गुब्बारा होता है, क्या है? तो वायु का एक बहुत बड़ा पिंड होता है और ये जो वायु का बहुत बड़ा पिंड होता है इसका नेचर एक ही जैसा होता है, या तो गर्म होगा
या तो ठंडा होगा। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं होती है ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक समान तापमान रहेगा, एक समान आर्द्रता रहेगी, और ये क्षैतिज रूप से अलग मतलब क्षैतिज रूप में ये विकसित होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। क्षैतिज रूप में जब धरातल पर विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में एक समान तापमान और तथा आर्द्रता वाली दशाएं उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे वायु राशि उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वायु राशियों का विकास आमतौर पर महासागरों, रेगिस्तानों और हिमावरण वाले मैदानी जैसी बड़ी एक समान सतहों पर होता है। देखो, वायु राशि का विकास ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पहाड़ी है वहाँ पे एक वायु राशि विकसित हो गया, नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़े सतह की ज़रूरत होती है, और वो सतह एक समान होनी चाहिए। अगर रेगिस्तानी इलाका है तो रेगिस्तानी इलाका होना चाहिए, और मैदानी इलाका है तो मैदानी इलाका होना चाहिए, महासागर है तो पूरा का रीजन जो है महासागर होना चाहिए, यानी कि पूरा क्षेत्र जो है एक समान होना चाहिए, तभी वायु राशि उत्पन्न होगी। क्योंकि वायु राशि की विशेषता ही होती है कि वहाँ पे जो वायु राशि का तापमान होगा और आर्द्रता होगी वो एक जैसी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वायु राशियों के मिलने से वाताग्र बनता है। तो वायु राशि और वाताग्र दोनों भी अपने आप में एक टॉपिक है, तो जब आप समझेंगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वायु राशि कैसे बनती है और वाताग्र कैसे बनता है। वाताग्रों के कई स्टेज होते हैं, कई प्रकार होते हैं, वर्गीकरण है उसका 4, तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला देखो। इसमें से ऐसी मौसम प्रणाली का विकास जिसमें उष्ण आर्द्र पवनें क्रमिक रूप से वापस लौटती हुई शीत वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, जिससे स्तरित मेघ निर्मित होने के साथ एक लंबे समय तक बड़े क्षेत्र में लगातार हल्की और विस्तृत वर्षा होती है। बताइए कि किस प्रकार के वाताग्र का उल्लेख करता है। जैसे कि हमने बताया कि वाताग्र का कई प्रकार होता है, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक होता है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में क्या होता है कि जब उष्ण वायु राशि, ठीक है, जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर आकर के चढ़ जाती है तो इसी को उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है, या आकर के अध्यारोपित हो जाती है। देखो, तब ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटमेंट में उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र में कंफ्यूज जाते हैं। जब गर्म वायु राशि खुद आकर के ठंडी वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है तो इसे उष्ण वाताग्र कहेंगे। लेकिन जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को खुद ऊपर उठा देती है तो उसको शीत वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज गड़बड़ मत करना कि जो भी उग्र होगा, ठीक है, जो कि आक्रामक होगा वही कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे गर्म वायु राशि जो है आक्रामक है, ये खुद ही आकर के इसके ऊपर अध्यारोपित हो गया ठंडी वायु राशि के ऊपर, तो इसलिए हमने इस उष्ण वाताग्र कहा। और ठंडी वाताग्र में क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी वायु राशि जो है आक्रामक होती है। ये वायु राशि, ठंडी वायु राशि जो है गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है, खुद ऊपर उठा देती है, तो इसको शीत वाताग्र कहते हैं। ठीक है, उठता तो गर्म वायु राशि है क्योंकि वो हल्की होती है, लेकिन फर्क है कि कौन खुद उठता है या ये उठाता है। जब जो गर्म वायु राशि जब खुद उठ जाएगा तो इसे उष्ण वाताग्र कहेंगे। लेकिन जब ठंडी वायु राशि खुद गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देता है, अध्यारोपित कर देता है, तो इसे शीत वाताग्र कहेंगे। तो इस तरह से याद कर लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे आपको सही आंसर करना है। चलो अगला देखो, महाद्वीपीय शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह महासागर नीतल का सबसे तीव्र ढलान वाला भाग है। दूसरा कह रहा है कि यह चिली और सुमात्रा के तटों पर लगभग अनुपस्थित है। तीसरा कह रहा है ये जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है। बताइए कि कितने कथन सही हैं। तो जब आप लोग महासागरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ओशिनोग्राफी, तो उसमें आप लोग देखेंगे हम महासागर में तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और निमग्न तट पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपीय ये जो शिल्प है, इसी को, ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं, या फिर कहें तो महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, तो ये जो ये वाला पोर्शन होता है, तटीय वाला इलाका, तटीय वाला रीजन, इसी को मग्न तट कहते हैं, समुद्र के पास। तो देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महासागर नीतल का सबसे तीव्र ढलान वाला भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सबसे तीव्र ढलान वाला भाग नहीं होता है। इसका जो ढलान आप लोग को दिखेगा 1 डिग्री से कम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि ये चिली और सुमात्रा के तटों के पास
जो महाद्वीपीय मग्न तट है लगभग आपको अनुपस्थित देखने को मिलेगा। और दूसरा है कि यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा है कितने सही है, तो 2 सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निमग्न कैनियन सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके किनारों पर मिलते हैं? तो निमग्न कैनियन सामान्यतः जो है भ्रंशित ढलानों और अनेक, एक मिनट सॉरी, निमग्न कैनियन जो है नॉर्मली आपको महाद्वीपीय सीमांतों के सीधे तट पर देखने को मिलेंगे। निमग्न कैनियन जैसे कि ज़्यादातर आप लोग देखेंगे जैसे तट है, कोई तटीय इलाका है, समझो कि कोई महाद्वीप है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से कोई कैनियन या गहरी घाटी देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी रहेंगी, लेकिन महाद्वीपों से समुद्र की तरफ आप लोग देखेंगे इसके लंबवत कुछ ऐसी गहरी घाटी देखने को मिलेगा, इसी को निमग्न कैनियन कहा जाता है। ओके, चलो अगला देखो, गियोट्स को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो गियोट्स क्या होता है भाई? सपाट शीर्ष वाले निमग्न ज्वालामुखी पर्वत। देखो महासागरीय तल पर, महासागरीय नीतल में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो लावा बाहर आती है तो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेती है, तो कुछ पर्वत के आकार की स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये क्या भाई, जो पर्वत के आकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं तो समुद्र में कुछ पहाड़ी जैसी दिखती है, इसी को गियोट्स कहते हैं। और समुद्र का जल जो है इसके लगभग थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, तो इसी को गियोट्स नाम दिया गया है। ठीक है, एक तरह का ये कहें तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने धरातल पर पर्वत पठार देखते हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, इसका नाम गियोट्स रख दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि महासागरीय गर्त जो है लंबे सकरे गड्ढे होते हैं जिनका निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, जहां एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे छिपड़ होता है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय गभीर का आशय वितलीय मैदान के विस्तृत समतल क्षेत्र से है जिनका निर्माण सूक्ष्म अवसादों के निक्षेपण से होता है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सॉल्व करना। तो देखो, महासागरीय गर्त बनता कैसे है, तो यहाँ पे दिया है कि जिनका निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है। हमेशा आपके सामने या तो अभिसरण प्लेट सीमा लिख देगा या अपसरण प्लेट सीमा लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभिसरण प्लेट सीमा की वजह से ही जो है महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभिसरण में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, अभिसरण प्लेट में दो प्लेटें करीब आती हैं और अपसरण में एक दूसरे के दूर जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं प्लेटें। तो इसको याद कैसे रखना है? अभिसरण मतलब क्या होता है? अभिसरण हम लोग कहते हैं कि अभी आते हैं तुम्हारे पास, अभी तुमको बताते हैं। जैसे हम लोग किसी से लड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि हाँ अभी आ रहे हैं, अभी तुमको समझाते हैं, इस तरह से ना। तो अभी आ रहे हैं क्या मतलब समझ लेना कि हमारे पास कोई आ रहा है। तो मान लो ये आप हो ए, और दूसरा इंसान जिसको आप लोग बोल रहे हो कि अभी आ रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं मतलब कि हाँ अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो जब पास आएंगी तो क्या होगा भाई, जब दो प्लेटें पास आएंगी तो जो हल्की प्लेट होती हैं वो नीचे की तरफ धंस जाती हैं और जो भारी प्लेटें होती हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो देखो, नीचे जो हल्की प्लेटें होती हैं वो नीचे की तरफ आई एम सो सॉरी, देखो मैं गड़बड़ कर दी। जो हल्की प्लेटें होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और जो भारी प्लेटें होती हैं वो नीचे की तरफ धंस जाती हैं। ठीक है, तो जब भारी प्लेटें नीचे की तरफ धंस जाती हैं तो इससे क्या होता है कि प्लेटें इतनी गहराई में धंसती हैं कि नीचे का जो स्टेनोस्फेयर है वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। जो प्लेटें होती हैं जो धंसती हैं वो स्टेनोस्फेयर के पास पहुंच जाती हैं, जिससे कि ये स्टेनोस्फेयर के संपर्क में आने की वजह से ये जो चट्टानें होती हैं जो नीचे की तरफ धंसी थी वो धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। पिघलने की वजह से यहाँ पे बहुत भयानक ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। तो हमको मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है? मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो हल्की प्लेट थी जो ऊपर की तरफ रही और जो भारी प्लेट थी नीचे की तरफ, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो जो बी भारी प्लेट है नीचे की तरफ धंसी, इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे आप लोग गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, गर्त का निर्माण होता है। आप ही दो लोग कोई घर में मतलब दो प्लेट लो, एक भारी लो एक हल्की लो, और जब भारी प्लेट ऊपर की तरफ रहेगा और हल्की प्लेट नीचे की तरफ रहता है तो क्या होता है, एक गर्त का निर्माण होता है। तो गर्त कब निर्माण होगा? जब दो प्लेटें अभिसरित होंगी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि दो प्लेटों के अभिसरण से एक
गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत भयानक गर्त का निर्माण होता है और ऑब्सिसर प्लेट को इसको विनाशकारी प्लेट भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। चलो, तो गर्त का निर्माण कब होगा? जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी। ठीक है, एक दूसरे को अभिसरित करेंगी। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, महासागरीय गंभीर यानी डीप्स का आशय वितलीय मैदान के विस्तृत समतल क्षेत्र से है जिनका निर्माण सूक्ष्म अवसादों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये समतल क्षेत्र नहीं होता है बल्कि ये हल्की ढलान वाली क्षेत्र होती है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है तब वृहद ज्वार आता है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा लघु ज्वार आता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि भाई जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, दोनों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इस वजह से वृहद ज्वार आएगा। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है, क्योंकि इसका आकर्षण बल दोनों का थोड़ा कम प्रभावित होता है, तो इसी वजह से लघु ज्वार आता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल नामक एक जलीय निकाय द्वारा पृथक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा कह रहा है कि बंगाल के खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का द्वीप समूह है। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ये सोचे मैं आप लोग को दे दूं। देखते हैं कितने सीरियस बच्चे हैं जो एंड तक वीडियो को देखते हैं और सीरियसली पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन कमेंट में बताना है, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आप लोग आंसर करना। मैं तुरंत तो नहीं रिप्लाई कर पाती, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ तो मैं रिप्लाई करती हूँ। चलो, अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार को मुख्य प्रायद्वीप पठार का विस्तार माना जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय पठार जो है कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कार्बी आंगलोंग पठार की उपशाखाएं हैं। तो दोस्तों, ये जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं ये कार्बो आंगलोंग पठार की उपशाखाएं नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, काला सागर निम्नलिखित देशों में से किनसे सीमाबद्ध है? कौन कौन सी देश है जो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है काला सागर की, ब्लैक सी की? तो यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वोल्गा नदी यूराल के साथ मिल करके इसकी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन जल निकाय को जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला देखो, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह माल्टा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से पृथक होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, तो देखो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक नहीं है बल्कि शिलांग है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है, तो यहाँ दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, तो पर्वतीय दर्रा दिया है और बिंदु दिया है, संपर्क बिंदु की किन किन को ये जोड़ने का काम करता है ये दर्रा? तो जलेबला दर्रा जो है सिक्किम और ल्हासा को जोड़ने काम करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। खारदुंगला दर्रा जो है ये सियाचिन ग्लेशियर और लेह को जोड़ता है, तो दूसरा भी कथन सही है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन चांगला दर्रा लेह और शिमला को नहीं जोड़ता है बल्कि ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, तो चौथा वाला गलत हो गया। तो कितने सही है? 3 सही है। क्वेश्चन में भी यही पूछा होगा, हाँ पूछा है कितने सही है, तो 3 सही था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, अच्छा आगे का बचा हुआ क्वेश्चन क्या मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कराऊं बच्चों? चलो, मैं आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी और अगले वीडियो में हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी था इसलिए मैंने टाइम दिया, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, या तो नाइस मैम लिख दिया करो, हाँ। और अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है, इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है और उस टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर का भी लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया गया है, तो न्यूज़पेपर ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। प्रॉपर वहाँ पे न्यूज़पेपर शेयर किया जाता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और हिम्मत के साथ और एनर्जी के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको नए नए तरीके से पढ़ाऊँ और समझाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू और लव यू ऑल।